असुरक्षित प्रजाति है? भारत में कौन असुरक्षित प्रजाति है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कि एशियाई हाथी, काला हिरन और गंगेटिक डॉल्फिन। तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा, तो 41 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके पूर्ण व्याख्या देखते हैं, एक नज़र व्याख्या पर डालते हैं। ठीक है, तो 41 नंबर का है कि डी नंबर ऑप्शन है, दिए गए विकल्पों में उपयुक्त में एक से अधिक होगा। सुरक्षित प्रजाति, भारत में असुरक्षित प्रजातियों में गंगे डॉल्फिन, काला हिरन, एशियाई जंगली कुत्ता, बी एटलर्स डियर, ब्राउन बियर, गौर, गाउल, ग्रे इंडियन वुल्फ, अंडमान रेट, एशियाई गोल्डन कैट, चार सिंग वाला मृग। तो ये सब क्या है, असुरक्षित प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। डॉल्फिन एक बार फिर देखिए, काला हिरन, एशियाई जंगली कुत्ता और बी एटलर्स डियर यानी बी एटलर्स हिरन, ब्राउन बियर और ब्राउन बियर होता, ब्राउन हिरन हो गया, गौर हो गया, गाउल, ग्रे इंडियन वुल्फ, अंडमान रेट, एशियाई गोल्डन कैट, चार सिंग वाला मृग। अगला पॉइंट देखिए, एशियाई हाथी एल्फस प्रजाति की एकमात्र जीवित जाति है। तो एकमात्र जीवित जाति है एल्फस हाथी, एशियाई हाथी में। पश्चिम में भारत से लेकर पूरब में बोर्नियो द्वीप तक। तो पश्चिम में भारत से लेकर और पूरब में बोर्नियो द्वीप तक पाया जाता है एशियाई हाथी। वहीं मॉक्सिमस श्रीलंका में, एल्फस मॉक्सिमस श्रीलंका में, सॉरी ये पॉइंट छूट गया। एशियाई हाथी की 3 उपजातियां हैं, पहचानी जाती हैं। एल्फस मॉक्सिमस श्रीलंका में पाया जाता है, एलिफस मॉक्सिमस। वहीं भारतीय हाथी एशियाई मुख्य भूमि में तथा एल्फस मॉक्सिमस सुमात्र नस्ल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में। हाथी परियोजना कब आया? तो 1992 में जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए राज्यों द्वारा वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया। तो हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? तो 1992 ईस्वी में जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि 1992 ईस्वी में तो यह चलाया गया था परियोजना, एशियाई हाथी परियोजना। तो केंद्र सरकार द्वारा 1992 में गजतमे के नाम से हाथी संरक्षण परियोजना चलाई। तो गजतमे हाथी संरक्षण परियोजना है, हाथी संरक्षण परियोजना चलाया गया गजतमे के नाम से 1992 ईस्वी में, जिसका शुभारंभ झारखंड के सिंहभूम जिले में किया गया। इसका झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया। कौन सा परियोजना? तो 1992 का गजतमे, ठीक है, हाथी संरक्षण परियोजना चलाया झारखंड के सिंहभूम जिले से गजतमे, 1992 गजतमे नाम से चलाया हाथी संरक्षण परियोजना। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान हाथी मेरे साथी की शुरुआत की गई। तो भारत में एक हाथी के संरक्षण के लिए क्या किया? राष्ट्रव्यापी जागरूकता फैलाने के लिए हाथी मेरे साथी परियोजना जो है हाथियों के संरक्षण के लिए चलाया गया। केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से विश्व का तीसरा तथा भारत का पहला एलिफेंट विलेज राजस्थान के जयपुर के आमेर कुंडा ग्राम में बनाया गया। तो राजस्थान का आमेर कुंडा गांव जयपुर के बनाया गया। गंगे डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, तो ये 5 अक्टूबर 2009 को, ये ध्यान देना है। आगे ध्यान देने वाली बात यह है कि गंगा डॉल्फिन भारत नेपाल, गंगेटिक डॉल्फिन जो है भारत नेपाल बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघालय और कर्णफुली संगू नदी तंत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव के मध्य गंगा नदी में क्षेत्र में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की। तो कहाँ से? सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव के मध्य में गंगा में क्षेत्र में की गई, जो गंगा डॉल्फिन का एशिया में एकमात्र सुरक्षित आवास है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, काला हिरन जिसे भारतीय एंटीलोप भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली एंटीलोप एक जीव वैज्ञानिक जाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर। तो 42 नंबर में है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का मुख्य कारण है। तो वन संसाधनों के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कृषि का विस्तार, रेल, वानिकी और वैज्ञानिक वानिकी। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं विस्तार से, क्या इसका व्याख्या के बारे में जानते हैं। तो इसका मुख्य कारण उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा, कृषि का विस्तार, वैज्ञानिक वानिकी और रेल। ठीक है, तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। 42 नंबर कि भारत में वन संसाधन के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो वन संसाधन का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें हो जाएगा कृषि का विस्तार। ठीक है, कृषि का विस्तार 42 नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा, कृषि का विस्तार। तो इसमें हो जाएगा, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का मुख्य कारण कृषि का विस्तार है। भारत में वन संसाधनों की कमी के कारण है। तो वन संसाधनों की कमी के कारण कौन कौन से हैं? तो लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, औषधियाँ, रंग, भोजन, ईंधन, चारा, खाद्य आदि जैसे वन उत्पादों का व्यापक उपयोग है। तो यहाँ कौन कौन से हैं? तो लकड़ी है, छाल, पत्ते, रबड़, औषधियाँ, रंग, भोजन, ईंधन, चारा, खाद्य आदि जैसे वन उत्पादों का व्यापक उपयोग है। ये दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन होने के कारण वन संसाधनों के, तो कृषि भूमि में परिवर्तन होने के कारण वन संसाधनों के ह्रास में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यही है कि वन संसाधन का कृषि भूमि में परिवर्तन होने के कारण वन संसाधन में ह्रास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जनजातीय इलाकों में झूम खेती, झूमिंग कृषि, काटकर जलाकर कृषि करने, काट कर जलाना यानी कि
काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। झूम कृषि को बड़े पैमाने पर जंगलों का ह्रास हुआ है। तो ये उत्तर पूर्वी भारतों का सेवन सिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, वनों का चारागाहों में परिवर्तन होने के कारण भी वन संसाधनों में कमी आई है। तो चारागाहों के परिवर्तन में भी वन संसाधन में कमी आया है। अगला पॉइंट है, कृषि विकास, खनन कार्य, लकड़ी उत्पाद, सड़क निर्माण और शहरीकरण जैसे बुनियादी ढांचे का विस्तार वन संसाधन के ह्रास का कारण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया? तो पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। तो बीज बचाओ आंदोलन हो जाएगा ए नंबर, नवधान्य आंदोलन भी हो जाएगा, तवा मत्स्य संघ भी हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? तो सरदार सरोवर बांध किन राज्यों को कवर करता है? तो ये नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। तो ये गुजरात तो हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। तो ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं इसका व्याख्या। तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही है। तो विस्तार से जानते हैं इनके बारे में। सरदार सरोवर बांध गुजरात में, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में राज्य को कवर करता है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नवगांव के पास आधार तल से 63 मीटर ऊंचाई पे बांध से किया गया है। ठीक है, तो 63 मीटर ऊंचे बांध है नवगांव के पास, आधार तल से 63 मीटर ऊंचे बांध है सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट पॉइंट है, सरदार सरोवर परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया गया है। तो गुजरात में कहाँ किया गया है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में, सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया गया है नर्मदा नदी पर ही। सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित पर्यावरण विस्थापित आदि दृष्टि से दुष्प्रभावित, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दुष्प्रभावित पर्यावरण विस्थापित आदि दृष्टि से राज्य मध्य प्रदेश। तो राज्य में है मध्य प्रदेश, सर्वाधिक लाभान्वित राज्य गुजरात है। तो दुष्प्रभावित राज्य में मध्य प्रदेश तथा सर्वाधिक लाभान्वित राज्य गुजरात है। तो दुष्प्रभावित राज्य हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, इन मध्य प्रदेश में दुष्प्रभाव देखने को मिला है सरदार सरोवर परियोजना से, और वहीं लाभ सबसे अधिक मिला है गुजरात को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सरदार सरोवर कितना ऊंचा है? तो 163 मीटर ऊंचा है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर परियोजना से कुल 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन कुल क्षमता है। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना डीवीसी है। तो भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है? डीवीसी है। डीवीसी की स्थापना कब हुआ? तो 1948 में किया गया है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है डीवीसी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को क्या कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 नंबर, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्मित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि? तो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्मित हुई अधिकांश नदी घाटी परियोजना। तो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्मित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि? तो अगर नदी घाटी परियोजना बाढ़ की रोकथाम के लिए की जाती है तो बाढ़ की स्थिति और भयावह क्यों होगी? तो इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर में है कि इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए। अत्यधिक बी नंबर ऑप्शन है, अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा और बाढ़ में व्यापक मृदा अपरदन हुआ। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ई नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए, तो ये नहीं होगा। अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा, ये भी नहीं होगा। बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ, ये भी नहीं। तो आइए जानते हैं इनका व्याख्या पर एक नज़र डालते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या है कि इन विकल्पों में से कोई नहीं सही होगा। अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्मित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्मित हुई, परंतु इनसे जो है बाढ़ की स्थिति और भयावह हुए। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अधिक वर्षा होने से पर्यावरणीय कारणों से ग्लेशियर के अधिक पिघलने से बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया। तो 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि शामिल हैं। बाढ़ के भयावह होने के कारणों में मानव निर्मित अवरोधों, वनों की कटाई, नदियों के तलों में गाद अवसाद का अधिक जमना आदि कारणों से भी हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन है। कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिनसे छत पर वर्षा जल संचय को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। तो ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तमिलनाडु में हर एक ग्रामीण क्षेत्र में जो है कब शुरू किया गया हर एक घर में जल संग्रहण छत वर्षा जल संचय? तो 2001 में। आइए जानते हैं इनकी व्याख्या विस्तार से।
तो ए नंबर ऑप्शन सही है इसका। तमिलनाडु प्रथम राज्य है जिसने छत पर वर्षा संचय को कानून द्वारा अनिवार्य किया, कानून बना दिया छत पर वर्षा संचय, ठीक है, वर्षा जल संचय। 2001 में तमिलनाडु के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई थी। छत पर वर्षा जल संचय संरचना उस तकनीक का हिस्सा है जिसके माध्यम से छत के जल ग्रहण क्षेत्रों से वर्षा जल को एकत्र किया जाता है और जलाशयों में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद में पुनः उपयोग के लिए वर्षा के पानी को एकत्र करने, मोड़ने और भंडारण करने की क्रिया को वर्षा जल संचय कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि तमिलनाडु के छत पर वर्षा जल संचय मॉडल ने 5 वर्षों के भीतर उत्कृष्ट परिणाम दिखाया है। चेन्नई में 5 वर्षों में जल स्तर में 50% वृद्धि हुई है। तो तमिलनाडु का जो राजधानी है चेन्नई, तो वहाँ 5 वर्ष में 50% का वृद्धि हो गया है तमिलनाडु में। भारत में वर्षा जल के केवल 8% जल का उपयोग हो रहा है। तो वर्षा जल का 100% उपयोग नहीं हो रहा है, 8% का उपयोग हो रहा है वर्षा जल का। तो वर्षा जल का अगर उपयोग अधिक किया जाए तो भू स्तर जो है, भू जल स्तर वो नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा। गर्मी के दिनों में जो होता है सूखा नहीं पड़ेगा, पानी की कमी नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अटल भूजल योजना। तो अटल भूजल योजना भारत सरकार के द्वारा चलाया गया 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश डैश उत्पादन का दूसरा बड़ा देश था। तो कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक, कृषि रिपोर्ट आया था 2017 के मुताबिक, भारत विश्व में क्या है, उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश था। तो किस में दूसरा सबसे बड़ा देश था? 2017 में। 2017 की अगर बात करें तो ये चावल और गन्ना में दूसरा सबसे बड़ा देश था 2017 में। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश था, ठीक है। दूसरा नंबर पे था हमारा भारत। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वहीं अगर बात करें चावल उत्पादन में तो चीन जो है प्रथम स्थान पर है, चीन। और वहीं बात करें गन्ना उत्पादन में तो पहला स्थान गन्ना उत्पादन में है ब्राज़ील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। तो किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार इनमें से कौन सा होगा? भूमि सुधार, ग्रामीण बैंकों का निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका भूमि में सुधार हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। इसका देखते हैं विस्तार से एक नज़र। तो इसमें दिया है कि ए नंबर ऑप्शन सही है 48 का। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार भूमि सुधार है, ठीक है। संस्थागत सुधार भूमि सुधार है, तो ए नंबर इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि क्षेत्र में संस्थागत सुधार से संबंधित है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मध्यस्थों का अंत, खेतों का उप विभाजन और विखंडन रोकना, खेतों का उप विभाजन और विखंडन रोकना, लगान में कमी, ठीक है, लगान में कमी। नेक्स्ट है भूधारण अधिकारों की सुरक्षा। तो जो मध्यस्थ सब है उसका अंत होना है, जमींदारी प्रथा का भी अंत करेगा, तभी किसानों के फायदे के लिए भूमि सुधार हो जाएगा, मतलब फायदे के लिए कार्य होगा। खेतों का उपविभाजन और विखंडन को रोकना, खेतों का जो है बहुत खंड खंड नहीं करना चाहिए, खेतों को बड़े टुकड़े में रहने देने चाहिए। लगान की कमी, भूधारण, अगर लगान कम लिया जाएगा तो कृषक जो है उसको अधिक लाभ पहुँचेगा और वो अधिक रुचि दिखाएगा खेती करने में। भूधारण अधिकारों की सुरक्षा करना। नेक्स्ट है खेती के आकार में सुधार, खेती का आकार में सुधार, चकबंदी हदबंदी करवाना, ठीक है, चकबंदी हदबंदी करवाना। नेक्स्ट है सहकारी सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है भू स्वामित्व कृषि को हस्तांतरण। वहीं बात करें कृषि क्षेत्र में तकनीक से संबंधित है, तो तकनीक से संबंधित क्या क्या है कृषि क्षेत्र में? तो उन्नत किस्म की बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ठीक है। नेक्स्ट है कि कृषि का आधुनिकीकरण, और कृषि का आधुनिकीकरण जो है करवाना चाहिए हमेशा। आधुनिकीकरण से क्या होता है, कृषि का पैदावार अच्छी होती है। बेहतर सिंचाई, ठीक है, अच्छी भंडारण अवस्था होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, अच्छी भंडारण व्यवस्था होना चाहिए। इससे क्या होगा कि कृषि क्षेत्र में कृषक किसान सब अधिक लाभान्वित होंगे। और किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, और किसान ये कृषि तकनीक से संबंधित है, ना कि कृषि क्या है कि कृषि किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार, कृषि क्षेत्र में संस्थागत सुधार है, यह किसानों के तकनीकी क्षेत्र से संबंधित सुधार है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसान क्रेडिट कार्ड, अच्छी वितरण व्यवस्था, तो ये सब होनी चाहिए कृषि तकनीक में शामिल। तो इसमें हो जाएगा भूमि सुधार सिर्फ हो जाएगा क्योंकि किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार है, और ये सब हो जाएगा कृषि तकनीक के अंतर्गत आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कि झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो कोडरमा जिला में जो है अवरक का जो है उत्पादन होता है, झारखंड में है कोडरमा, ठीक है। तो ये अवरक के लिए जाने जाते हैं। इसका विस्तार पर एक नज़र देखते हैं, व्याख्या एक नज़र में। तो 49 नंबर को व्याख्या है कि झारखंड का कोडरमा जो है जिला अवरक का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, उत्पादक राज्य मतलब कि जिला है झारखंड का। वहीं बिहार झारखंड की अवरक पेटिका पश्चिम में गया जिले, तो अवरक पेटिका जो है संयुक्त रूप से है बिहार और झारखंड का अवरक पेटिका है। पश्चिम में गया है, गया जिले से हजारीबाग तक है, ठीक है। हजारीबाग पश्चिम में, गया जिले बिहार का गया जिले, और हजारीबाग जिला है झारखंड का, वहाँ तक है झारखंड हजारीबाग तक। और तथा मुंगेर होती हुई पूर्व में भागलपुर, और मुंगेर से लेकर भागलपुर बिहार का, भागलपुर मुंगेर जिला से लेकर भागलपुर जिले तक है, तक लगभग 90 मील की ऊंचाई तक, लंबाई 90 मील की क्या है, लंबाई है 90 मील, और चौड़ाई कितना है तो 12 से 16 मील की चौड़ाई में फैली हुई है अवरक। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसका सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र कोडरमा तथा उसके आसपास के क्षेत्र में अवस्थित अवरक पारदर्शक, लचीला, ताप विद्युत निरोधक होता है।
आंध्र प्रदेश अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादनकर्ता राज्य है। तो आंध्र प्रदेश क्या है, सबसे अधिक उत्पादनकर्ता राज्य है आंध्र प्रदेश। वहीं बात करें कि भारत की, तो आंध्र प्रदेश में अधिक अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है अभ्रक, ठीक है। और इसका सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र कोडरमा है। तो ये दोनों पॉइंट पे ध्यान देना है। उत्पादन नप क्षेत्र कोडरमा तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। अभ्रक पारदर्शक होता है, लचीला होता है, ताप और विद्युत निरोधक होता है। अभ्रक अयस्क सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य आंध्र प्रदेश है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला मतलब वह पूरे क्षेत्र का जो है विस्तार। तो कहाँ पे है पूरे क्षेत्र का अभ्रक मेखला? हजारीबाग होते हुए गया मुंगेर तक फैली हुई है अभ्रक मेखला, ठीक है। तो हजारीबाग, गया और मुंगेर में, इसी मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आ जाता है। तो हजारीबाग से होते हुए गया मुंगेर तक जब जाएंगे तो इसी बीच में कोडरमा जिला भी पड़ता है, जिसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। तो कोडरमा को क्या कहा जाता है? अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोडरमा जिला प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। क्वार्टर्स कोडरमा में क्या क्या पाया जाता है? तो एक नज़र देखते हैं। क्वार्टर्स, एवेस्टस, ब्लू स्टीन, व्हाइट स्टीन, मून स्टोन यहाँ पाए जाते हैं। तो कोडरमा में क्या क्या पाए जाते हैं? कोडरमा में क्वार्टर्स, एवेस्टस, ब्लू स्टीन, व्हाइट स्टीन और मून स्टोन पाए जाते हैं। बॉक्साइड, नेक्स्ट पॉइंट है बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। सही बात है, जिसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी कहा जाता है। बॉक्साइड को एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। बॉक्साइड के उत्पादन में उड़ीसा राज्य जो है भारत में प्रथम स्थान पर है। उड़ीसा बॉक्साइड अयस्क में एल्युमिनियम का अयस्क है और ये प्रथम स्थान पर है। भारत में लोह अयस्क का मुख्य उत्पादक राज्य है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा इत्यादि। मैग्नेटाइट, तो लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ का ये बैलाडीला हो गया, कर्नाटक का कुद्रेमुख हो गया, गोवा हो गया और झारखंड हो गया। तो ये लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है। मैग्नेटाइट नेक्स्ट पॉइंट में होगा कि मैग्नेटाइट लौह अयस्क है। मैग्नेटाइट क्या है? लौह अयस्क है के कुल संसाधन की दृष्टि से शीर्ष राज्य कर्नाटक है। तो लौह अयस्क कुद्रेमुख जो है शीर्ष राज्य है, ये कर्नाटक लौह अयस्क में, मैग्नेटाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन जो है 50 नंबर का, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बी नंबर कपड़ा उद्योग हो जाएगा। ये एकमात्र उद्योग है भारत का जिसमें आत्मनिर्भर है और मूल्य श्रृंखला में भी पूर्ण है। इसे मूल्य भी अच्छा खासा मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले विस्तार से जान लेते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन के बारे में। तो 50 नंबर में दिया गया है कि कपड़ा उद्योग भारत का एकमात्र उद्योग है, आत्मनिर्भर मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। वस्त्र उद्योग का आत्मनिर्भर माना जाना क्योंकि प्रत्येक चरण में उत्पादों का उपयोग उत्पादन के अगले चरण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ देश का कृषि पर आधारित उद्योग में सबसे संगठित एवं व्यापक उद्योग भी है। तो ये देखिए, कृषि के साथ साथ क्या है? वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग में सबसे संगठित और व्यापक उद्योग है, कृषि पर आधारित उद्योग है। और वस्त्र उद्योग जो है कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है कृषि पर आधारित उद्योगों में, ठीक है। कृषि पर आधारित उद्योगों में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, वस्त्र उद्योग कृषि के बाद। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती है, रेशमी है, ऊनी है, जूट इत्यादि उद्योगों को सम्मिलित किया गया है वस्त्र उद्योग के अंतर्गत। सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और जूट वस्त्र उद्योग, तो इसे किस में सम्मिलित किया है? वस्त्र उद्योग के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। अहमदाबाद को लौह एवं इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। लोहा और इस्पात जो है ये आधारभूत उद्योग है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में 1870 ईस्वी के दशक में प्रथम बार बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी कुल्टी लोहा इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। चीनी के उत्पादन में ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है भारत का। वहीं उपभोग की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर है। तो चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है, ठीक है, भारत का। और उपभोग करने में, यूज़ करने में जो है पहला स्थान भारत रखता है और खपत उत्पादन में जो है दूसरा स्थान है। वहीं चीनी उत्पादन में ब्राजील का जो है पहला स्थान है, ठीक है। तो ये हो गया, चीनी उद्योग में भारत जो है दूसरा स्थान में है और ब्राजील पहला स्थान में है। लौह और इस्पात उद्योग ये भारत का जो है आधारभूत उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग जो है आधारभूत उद्योग है और यह 1870 के दशक में प्रारंभ हुआ था कुल्टी में, ठीक है, आयरन वर्क्स कंपनी, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो खरीफ फसल में आ जाएगा ये मक्का आ जाएगा, ठीक है, मकई आ जाएगा खरीफ फसल में। मकई हो गया, धान हो गया, ये खरीफ फसल है। अक्टूबर नवंबर में जो कटाई की जाती है खरीफ फसल, और जुलाई जून में बोया जाता है। जून जुलाई में बोया जाता है खरीफ फसल, ठीक है, जून जुलाई में। और अक्टूबर नवंबर में जो है इसे काटा जाता है, तो उसे कहेंगे अक्टूबर और नवंबर में काटा जाता है। तो ये हो गया खरीफ फसल, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे फसल? तो इसमें आ जाएगा धान, सोयाबीन, ठीक है। आइए इनके व्याख्या पर एक नज़र। तो इनका एनालिसिस क्या कहता है कि खरीफ फसल का उदाहरण मक्का है, दिया गया विकल्प में। खरीफ फसल के अंतर्गत जो है जून जुलाई तक बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल का वर्षा काल की फसलें, खरीफ फसल जो है वर्षा काल की फसलें होती है, वर्षा के समय में ये बोया जाता है।
खरीफ फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा से लाभ होता है। वहीं खरीफ फसल की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तापमान भी अधिक होना चाहिए, वर्षा और आर्द्रता भी अधिक होना चाहिए खरीफ फसल के समय। वहीं खरीफ फसल के उदाहरण हैं कौन कौन से, तो धान, सोयाबीन, अरहर। देखिए अरहर दोनों फसल होता है, ये अरहर हो जाएगा, क्या कहता है कि खरीफ और रबी दोनों। दलहन जो है खरीफ रबी दोनों, और जिसमें दलहन में जो है अरहर रबी खरीफ फसल में आ जाएगा। जैसे चना, मसूर, ये सब रबी फसल में आ जाएगा दलहन में। तो वहीं अरहर जो है ये खरीफ फसल है और ये दलहन है। तिल, मूंग, ये मूंग भी है आपका खरीफ फसल। उड़द भी है खरीफ फसल। लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, कपास, ये सब कौन से है, तो खरीफ फसल है। गेहूं जो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फसल विकसित होने के लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। तो कौन सी फसल जो है विकसित होने में 1 साल का समय ले लेती है। तो इनमें से जो है पटसन, जो कपास, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। गन्ने की फसल जो है 1 साल लगता है। गन्ने की फसल में 1 साल लगता है तैयार होने में, तो गन्ना हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन इनमें से नहीं है ऑप्शन में गन्ना, तो इनमें से उपयुक्त में कोई नहीं होगा। वहीं जो की बात करें तो इसे 3 से 4 महीना लगता है तैयार होने में, ठीक है। पटसन की बात करें तो ये 4 से 5 महीना लगता है इसे तैयार होने में, 4 से 5 महीना। और कपास की बात करें तो 5 से 6 महीना लगता है इसे तैयार होने में। और गन्ना की बात करें तो साल भर, 1 साल लगता है, 365 दिन। यहाँ दिया गया है कि गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। कपास फसल की तैयारी 5 से 6 माह का समय लेता है कपास। पटसन फसल 4 से 5 माह में तैयार हो जाती है। जो फसल जो है 3 से 4 माह में तैयार होती है। जो गन्ना एक उपोष्ण, गन्ना के बारे में बात करें तो एक उष्णकटिबंधीय फसल है गन्ना। गन्ने के उत्पादन के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान होना चाहिए। 21 से 27 डिग्री का तापमान के बीच में ताप होना चाहिए और 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। गन्ना एक नगदी फसल है, इसके लिए दोमट व काली मिट्टी। तो नगदी फसल के लिए कौन कौन से, दोमट और काली मिट्टी का उपयोगी है, ठीक है, दोमट और काली मिट्टी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों में यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार और आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि प्रमुख राज्य हैं। गन्ना एक प्रकार की भारहासी फसल है। भारहासी अतः शर्करा का क्षय कम से कम हो, इसलिए गन्ना मिलों की स्थापना उत्पादकता क्षेत्रों के समीप की जाती है। नेक्स्ट है वहीं जो एक रबी फसल है, ठीक है, जो अक्टूबर नवंबर तक बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है जो को, ठीक है। रबी फसल है, अक्टूबर नवंबर में जो है बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। पटसन की बात करें तो एक अखाद्य फसल है, ये खाया योग्य फसल नहीं है, ये अखाद्य खरीफ फसल है। जूट भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता, कहते हैं जूट को। जूट पश्चिम बंगाल में अधिक होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद बिहार, असम, इससे लगे पूर्वी भागों की व्यापक फसलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए गए हैं और संचालित होते हैं, किसके द्वारा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा, भारत और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये होता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत के द्वारा बिछाया जाता है। ये बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसका व्याख्या जानते हैं तो बी नंबर ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत द्वारा बिछाए गए और संचालित होते हैं भारत में। भारत द्वारा ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत के द्वारा बिछाए एवं संचालित किए जाते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI कार्य करती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो 1995 में हुई थी। क्या गया था, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 2013 में किया गया, जो 18 जुलाई 2014 से कार्य प्रारंभ है। तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, इसका स्थापना कब हुआ, 2013 ईस्वी में हुआ और 18 जुलाई 2014 से जो है ये अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में है कि 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य देश के सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क एवं पुल निर्माण को सुदृढ़ करना है। तो ये क्या है, बी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है कि वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में, तो भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है। वार्षिक रिपोर्ट 16-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है। तो दूसरे, चौथे, तीसरे किस में है। इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विस्तार से अब व्याख्या जानते हैं, एक नज़र व्याख्या पर डालते हैं। तो ई नंबर है क्वेश्चन 54 नंबर का। ई उपयुक्त में कोई नहीं, कोई विकल्पों में सही नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट 16-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन स्थान के संबंध में जो दिए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन UNWTO के आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत में 1323 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए थे। 1323 मिलियन पर्यटक भारत आए थे। 2016 के तुलना 84 मिलियन अधिक था। वहीं बात करें UNWTO में जो है 58 देश सम्मिलित है। UNWTO में 158 देश है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस
तो ये मनाया जाता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत मोबाइल ऐप लॉन्च 27 सितंबर को किया, अतुल्य भारत ऐप, ठीक है। तो अतुल्य भारत ऐप भी जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के दिन ही मनाया गया, लॉन्च किया, सॉरी। तो अतुल्य भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया 27 सितंबर 2016 को। भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना अक्टूबर 1966 में हुआ। तो ये हो गया इनका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को नाम क्या दिया गया है? तो ये खादर को कहता है न्यू जलोढ़ मृदा, ठीक है। और ये हमारे भारत में जो है 40% पाया जाता है जलोढ़ मृदा, सबसे अधिक, ठीक है, 40%। इनके विस्तार से जानते हैं इनको। तो इन क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम में क्या दिया गया है विश्लेषण में कि जलोढ़ मृदा को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया गया। नई जलोढ़ मृदा को खादर नाम दिया गया, पुरानी को बांगर नाम दिया गया है, ठीक है, बांगर। और वहीं जलोढ़ मृदाएं देश के 40% भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जलोढ़ मृदा में रेत, गाद, मृत्तिका, क्ले यानी के विभिन्न अनुपात होते हैं। साथ साथ जलोढ़ मिट्टी पंजाब से असम तक पाया जाता है। तो पंजाब से लेके असम तक पाया जाता है जलोढ़ मृदा के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि घाटियों में फैली हुई है जलोढ़ मृदा। तो जितना भी नदी घाटी है सभी में फैला हुआ है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा यानी न्यू जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट पॉइंट है जलोढ़ मिट्टी में पोटास तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? तो फास्फोरिक अम्ल पाए जाते हैं, पोटास, फास्फोरिक अम्ल और चूना कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है। तो चूना कार्बनिक तत्व, फास्फोरिक अम्ल, पोटास की प्रधानता होती है, परंतु नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। लगभग भारत के सभी मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू जलोढ़ मृदा जिसे खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहते हैं, बंगर मिट्टी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बंगर कहा जाता है। प्राचीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो बंगर कहा जाता है। इनमें कंकर और प्राचीन जलोढ़ मृदा को बंगर, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है ना, इसे बंगर कहा जाता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो कंकर भावर प्रदेश से निकल के आया हुआ रहता है, तराई पार करने के बाद जो है उसके बाद ये बंगर ही बनता है, यही मृदा। तो इसमें कंकर और कैल्शियम कार्बोनेट की अधिक मात्रा पाया जाता है। कंकर पत्थर पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अत्यधिक पाया जाता है। वहीं इसका रंग काला होता है, काला या भूरा रंग का होता है। तो इसका रंग कैसा होता है? काला और भूरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दलदली भूमि मुख्यतः तटीय प्रदेशों, जलीय जमाव के क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें घुलनशील लवणों की प्रचुरता होती है, परंतु फास्फोरस, पोटास का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? तो ये काली मृदा हो जाएगा, सी नंबर उपयुक्त आंसर है। तो इनके विस्तार पे एक नज़र डालते हैं। 56 नंबर है कि इनका विस्तार में है कि काली मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। काली मिट्टी, रेगुर कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चरनोजम आदि नामों से भी पुकारा जाता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है काली मृदा, जो लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं काली मृदा में लोहा पाया जाता है। तो काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो काली मिट्टी में लोहा पाया जाता है। लोहा के बाद कौन सा तत्व पाया जाता है? तो चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो लोहा, चूना, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस वो कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो यहाँ ध्यान देना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वो कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। वहीं बात करें काली मिट्टी के रंग जो काला किस कारण होता है? तो टेटिनीफेरस, मैग्नेटाइट और जिमास ह्यूमस की उपस्थिति के कारण काला होता है। सूक्ष्म मिट्टी, सूक्ष्म व अर्धसूक्ष्म क्षेत्रों में अरावली पर्वत वो और सिंधु घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में, विशेषतः पश्चिम राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो सूक्ष्म मिट्टी और सूक्ष्म व अर्धसूक्ष्म क्षेत्र में अरावली पर्वत के इर्द गिर्द पाया जाता है और सिंधु घाटी के आसपास। और सूक्ष्म मिट्टी में बालू की मात्रा पाई जाती है और ज्वार जैसे मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त है। तो ज्वार जैसे मोटे अनाज किस अनाज में पाए जाते हैं? तो ये हुआ। तो सूक्ष्म अर्धसूक्ष्म क्षेत्र में अरावली पर्वत और सिंधु घाटी के इर्द गिर्द में मुख्य रूप से पाया जाता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान हुआ, उत्तरी गुजरात हो गया, ठीक है, दक्षिण हरियाणा भी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 57 नंबर है, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये हो गया मासिनराम, मेघालय, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ बारिश कितना होती है मासिनराम में? तो यहाँ पर 1141 यानी 1141 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दर जोड़ घटाव के ये रिपोर्ट तैयार किया है। तो 1141 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, सॉरी ये सेंटीमीटर, 1148 यानी 1148 वार्षिक जो है सेंटीमीटर, 1148 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होता है मासिनराम में। अगर बात करें सबसे कम भारत का कहाँ बारिश होती है, कम बारिश कहाँ होती है सबसे कम, तो वर्षा कहाँ होती है? तो ये भारत का लद्दाख में होता है, ठीक है, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न देशों में स्लैश बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कुछ सही विकल्प का चयन कीजिए। स्लैश यानी काटो और जलाओ कृषि जो है, झूम कृषि है, उसी का नाम है। तो मैक्सिको में जो है रोका कहा जाता है, और मैक्सिको और संयुक्त रूप से है तो वहाँ मिल्पा भी कहा जाता है, मध्य अमेरिका में।
लेकिन रोका हो गया तो मध्य अमेरिका हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ मिल्पा है तो ये सिर्फ हो जाएगा, ये क्या है कि मिल्पा मैक्सिको हो जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील का हो जाएगा यहाँ रोका, तो ये इसको मिटा देते हैं। हाँ, मैक्सिको का मिल्पा हो जाएगा, ब्राज़ील का रोका हो जाएगा, वियतनाम का रे हो जाएगा, वियतनाम का रे हो जाएगा, इंडोनेशिया का लदांग, इंडोनेशिया मलेशिया का लदांग हो जाएगा। तो इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रोका, ब्राज़ील का रोका, वियतनाम का रे, इंडोनेशिया का लदांग। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान ग्राम दान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये विनोबा भावे हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये कब हुआ था भूदान आंदोलन? तो 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था, विनोबा भावे के द्वारा आंदोलन शुरू हुआ था। और इनके बारे में क्या है, तो ये 1951 से प्रारंभ हुआ था। आंध्र प्रदेश के 18 अप्रैल जो है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से हुआ था। ठीक है, तो ये 18 अप्रैल 1951 में शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में रामचंद्र रेड्डी जो थे जमींदार थे, पहले जमींदार जिन्होंने गांव को 80 एकड़ जमीन दान में दिए थे। और वहीं ग्राम दान आंदोलन की बात करें तो ग्राम दान गांव का जो है दान होता था, तो गांव दान सबसे पहले किए थे तो सबसे पहले उड़ीसा से ग्राम दान आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था ग्राम दान? तो उड़ीसा से हुआ था ग्राम दान। और भूदान कहाँ से हुआ था? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश से हुआ था भूदान आंदोलन। तो ये जमींदार अपनी स्वेच्छा से जो है भूमि दान देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? तो इसमें अभ्रक खनिज के कारण जो होता है चमक होता है, टूथपेस्ट में चमक होता है अभ्रक खनिज के कारण। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। इनका विस्तार से व्याख्या देखते हैं। तो इनका विस्तार है कि कुछ टूथपेस्ट में चमक अभ्रक खनिज के कारण होता है। इनका पीएच मान कितना होता है अभ्रक का? तो 5.5 होता है। 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय शुरू हो जाता है। तो दांत का जो है पीएच मान अगर 5.5 से कम होगा तो दांत टूटना शुरू हो जाएगा, दांत का क्षय होना शुरू हो जाएगा। टूथपेस्ट का पीएच मान लगभग 8 होता है। तो पीएच मान टूथपेस्ट का 8 होना चाहिए, दांत के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। टूथपेस्ट को सफ़ेद बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन टाइटेनी डाइऑक्साइड है। तो टूथपेस्ट में सफ़ेद बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन टाइटेनी डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइटेनी डाइऑक्साइड में उच्च आवर्तनांक होता है। उच्च आवर्तनांक होता है टाइटेनी डाइऑक्साइड रासायनिक गुण टाइटेनिक डाइऑक्साइड के रासायनिक गुण इसे श्वेतक कारक के रूप में टूथपेस्ट में एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दांत का मुख्य घटक कैल्शियम फास्फेट है। ठीक है, मुख्य घटक क्या है? तो कैल्शियम फास्फेट है, जो हड्डियों को भी मुख्य अवयव है, हड्डियों का मुख्य अवयव है कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन नंबर, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो ये बरौनी है बिहार में। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं, व्याख्या पर एक नज़र डालते हैं। 61 नंबर का व्याख्या में है कि बिहार में बरौनी थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी बरौनी एक मौजूदा 320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली स्टेशन है जो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पास है। तो कितना है? 320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली स्टेशन है। तो बरौनी थर्मल पावर एनटीपीसी बरौनी एक मौजूदा है, अभी मौजूद है 320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली स्टेशन है। बरौनी क्या है? कोयला आधारित बिजली स्टेशन है जो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पास है, और ये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पास है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। तो बिहार के बेगूसराय में स्थित है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन रूस के सहयोग से अस्तित्व में आया। तो रूस के सहयोग से इनका निर्माण कार्य किया गया था बरौनी का, रूस के सहयोग से। नेक्स्ट पॉइंट है कि बरौनी थर्मल पावर प्लांट रूस के सहयोग से अस्तित्व में आया और वर्ष 1962 में इसका संचालन हुआ। 1962 से ही इनको शुरू किया गया था, इनका कार्य, इनमें संचालन कार्य शुरू हो गया। बरौनी ताप विद्युत केंद्र 7 इकाइयाँ हैं। तो बरौनी के ताप विद्युत केंद्र में 7 यूनिट है बरौनी ताप विद्युत केंद्र में, लेकिन इनमें 5 का कार्यकारी जीवन काल समाप्त हो चुका है और 5 यूनिट का जो है कार्यकाली जीवन काल समाप्त हो चुका है, वे उत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं है। तो अभी कितना है? तो 7 में 5 तो जीवन काल समाप्त हो गया है और उपलब्ध नहीं है। बिहार और 2 बचा है, 7 में 5 खत्म हो गया, 2 बचा। बिहार राज्य बिजली बोर्ड 1958 में स्थापित किया गया और बरौनी 1962 से संचालित हुआ था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। का आंसर क्या होगा? डैश में भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। तो ये NTPC है, ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का व्याख्या पर एक नज़र डालते हैं। NTPC भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और NTPC है। ठीक है, ये प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। NTPC का पूरा नाम क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में की गई थी। NTPC भारत का महारत्न कंपनी में शामिल है। NTPC NHPC का पूरा नाम नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक, P से पावर, C से कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है NHPC की स्थापना कब की गई? तो 1975 में। ठीक है, NHPC 1975। हैल का पूरा नाम क्या है? तो हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड हैल का पूरा नाम है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में किस विकल्प में वे शहर शामिल हैं? तो 4 शहर कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई हो जाएगा। तो ए नंबर ही इसमें सही हो जाएगा। इनके विस्तार पर एक नजर डालते हैं तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। 31 मार्च, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 31 मार्च 2019 तक स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर की लंबाई इस प्रकार है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक 1419 किलोमीटर है। दिल्ली से मुंबई 1419 किलोमीटर। वहीं मुंबई से चेन्नई है 1290 किलोमीटर। मुंबई से चेन्नई 1290 किलोमीटर। मुंबई जाएंगे फिर वहाँ से चेन्नई, यानी कि दिल्ली यहाँ है, तो दिल्ली यहाँ है, दिल्ली से यहाँ मुंबई कितना किलोमीटर है? 1419 किलोमीटर है। अब यहाँ मुंबई आए, मुंबई से चेन्नई, तो यहाँ कितना किलोमीटर है? मुंबई से चेन्नई तो 1290 किलोमीटर है, ठीक है। और चेन्नई से कोलकाता अगर जाएंगे तो कोलकाता से चेन्नई या चेन्नई से कोलकाता तो ये 1684 किलोमीटर है, 1684 किलोमीटर। वहीं कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता या कोलकाता से दिल्ली तो ये हो जाएगा 1453 किलोमीटर। ये ध्यान दीजिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज का जो है पूरा लंबाई कितना है? तो 5846 किलोमीटर है। और इसकी शुरुआत कब किया गया भारत सरकार के द्वारा? 2001 में। वहीं 64 नंबर की बात करें तो इनमें कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो 1948 मतलब 1947 के बाद कौन सा बंदरगाह बना है जो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले बना है? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, सॉरी, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कांडला बंदरगाह। ये कच्छ में है कांडला बंदरगाह, गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है कांडला बंदरगाह या ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। नाम परिवर्तित कर इसे दीनदयाल बंदरगाह भी हो गया है। इसका नाम क्या है अभी? तो दीनदयाल बंदरगाह, इसे दीनदयाल बंदरगाह कहा गया है, नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है। इसका नाम परिवर्तित कब किया गया है? तो ये 4 अक्टूबर को किया गया है। 4 अक्टूबर 2017 को ही नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह नाम किया गया इसका। और वही बात करें मैंगलोर बंदरगाह की, तो न्यू मैंगलोर यहाँ अगर डाल दें तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह से तो यहाँ लो एश मुख्य रूप से ग्रेनाइट, लो एश Fe ग्रेनाइट इनके बारे में विस्तार से एक नज़र देख लेते हैं। तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह से मुख्यतः लो एश ग्रेनाइट, काजू, कहवा, लकड़ी, मछली, चंदन का तेल आदि का निर्यात किया जाता है। तो लो एश ग्रेनाइट, काजू, कहवा, लकड़ी, मछली, चंदन का आदि तेल का जो है ये निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह से मुख्यतः सूती, ऊनी कपड़े, नमक, मछली, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। तो चावल, तंबाकू, लिग्नाइट, नमक, ऊनी कपड़े, सूती कपड़े का और मछली का कहाँ से किया जाता है? तो मुंबई बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश निक्षेप के मामले में समृद्ध है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य जो है खनिजों और डैश निक्षेप के मामले में समृद्ध है। ये जैसे ही झारखंड आ जाएगा, झारखंड छत्तीसगढ़, तो ये कोयला क्षेत्र में समृद्ध है, ठीक है। ये दामोदर, झारखंड का दामोदर घाटी में, गोदावरी नदी घाटी में और ये महानदी घाटी में कोयला क्षेत्र से समृद्ध है। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इनका विस्तार में दिया गया है, इनका व्याख्या में तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य खनिज और कोयला निक्षेप के मामले में समृद्ध है। भारत में कोयले का कुल भंडार की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा, तो झारखंड प्रथम स्थान पर, कोयले के भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड क्या है? प्रथम स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः भंडारण के क्षेत्र में, कोयले के भंडारण के क्षेत्र में उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल है और मध्य प्रदेश है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य, तो कोयला उत्पादक राज्य में कौन सा राज्य आ जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ है। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य भंडारण राज्य में हो जाएगा झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान पे आ जाएगा भंडारण में, उड़ीसा दूसरा स्थान में, छत्तीसगढ़ तीसरा, पश्चिम बंगाल चौथा और मध्य प्रदेश पांचवा स्थान में हो जाएगा भंडारण में, और छत्तीसगढ़ पहला स्थान में आ जाएगा उत्पादक में, ठीक है। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। भारत में कोयले के उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा विद्युत क्षेत्र में उपयोग हेतु भेजा गया है। भारत में कोयला के उत्पादन का सबसे बड़ा भाग छत्तीसगढ़, उत्पादन का सबसे बड़ा भाग छत्तीसगढ़ पहले स्थान, दूसरे स्थान में है हमारा झारखंड, ठीक है। और हमारा जो है उड़ीसा किस स्थान में है? तीसरा, और चौथा नंबर में है हमारा MP। उत्पादन में है मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर, और लास्ट में 5वें नंबर पे है भंडारण के क्षेत्र में। उड़ीसा किस स्थान में है? तो ये तीसरा स्थान में है, दूसरा स्थान में छत्तीसगढ़ है, ठीक है, भंडारण में, और पहला स्थान में उत्पादन में है छत्तीसगढ़, दूसरा स्थान में झारखंड है। वहीं कोयले का काला हीरा, कोयले को काला हीरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रासायनिक तौर पर कोयले में कार्बन होता है जो न केवल इसे काला रंग प्रदान करता है, तो कार्बन के कारण कोयले का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। तो यहाँ पूछ देगा कि कोयला का काला रंग क्यों होता है? तो कार्बन के कारण होता है, ठीक है, बल्कि इसकी उष्मीय क्षमता को भी निर्धारित करता है। तो कार्बन क्या करता है? इसके उष्मीय क्षमता को भी निर्धारित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोने के उत्पादन और भंडारण दोनों में, उत्पादन तथा भंडारण में कर्नाटक सबसे अग्रणीय राज्य है। तो कर्नाटक KGS गोल्ड फील्ड जो है ये कर्नाटक में ही है,
हट्टी गोल्ड माइन कंपनी भारत की एकमात्र सोना उत्पादक कंपनी है। तो हट्टी जो है, हट्टी यहाँ ध्यान दीजिएगा, गोल्ड माइन कंपनी ये भारत की एकमात्र सोना का उत्पादन कंपनी है, सोना उत्पादन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार बिहार के जमुई जिले में, तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है खनिजों का निकाला जाता है खोज के। तो बिहार के जमुई जिले में जो है करमटिया में 2222.88 मिलियन टन, जमुई जिले में, बिहार के जमुई जिले में 2222.88 मिलियन टन सोना का भंडार उपलब्ध है, अभी उपलब्ध है, भंडारण है हमारे बिहार में। जमुई में सोना का भंडार देश के कुल सोना भंडार का सबसे बड़ा भाग है, 44%, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सोना के बारे में अभी जाने कि 44% हमारा बिहार में है और करमटिया में है, ठीक है, भंडारण है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इनका जो है खोज किया जाता है और एकमात्र है गोल्ड माइन फील्ड जो है कर्नाटक में है। सोने का उत्पादन और भंडारण जो कर्नाटक में है, तो हट्टी गोल्ड माइन फील्ड जाने आपने, हट्टी गोल्ड माइन फील्ड कंपनी। और वही बताइए कि बिहार में सोना का जो है खान मिला है, कितना मिलियन टन सोना का भंडार मिला है। तो 2222 ध्यान रखिएगा और 88, ठीक है, 22 चौक 88 होता है। तो इसको 222, अच्छा हम इतना देर से गलती ही बोल रहे थे, सॉरी। तो 222.88 मिलियन टन हो जाएगा, ठीक है, 222.88 मिलियन टन ये भंडार है बिहार में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चावल का विश्व में चीन है सबसे बड़ा उत्पादक देश, और वहीं भारत का दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में। और चावल का निर्यात में जो है निर्यातक देश में, चावल निर्यातक देश में भारत पहला स्थान पे आ जाएगा। विश्व चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। भारत चावल फसल के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है, परंतु निम्न उत्पादकता के कारण चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। चावल निर्यातक देशों में भारत शीर्ष स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है फिलीपींस मनीला में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 2020 के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार, FAO खाद्य कृषि संगठन के अनुसार विश्व में चावल के 5 शीर्ष उत्पादक देशों में पहले स्थान पर चीन, दूसरे में भारत, तीसरे में बांग्लादेश, इंडोनेशिया है, चौथे में, पांचवा वियतनाम है। भारत का मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो चावल है। चावल धान का जन्मभूमि चीन को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू की गई थी। संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लाया गया केंद्रीय वन, तो संशोधित वन नीति 1988 में लागू हुआ था। वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति तो 1952 में लागू हुआ था और संशोधित कर राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लाया गया। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, सबसे कम हरियाणा में है। इंपीरियल फॉरेस्ट विभाग की स्थापना डिट्रिच ब्रैंडिस के सहयोग से 1864 में किया गया था। इंपीरियल फॉरेस्ट विभाग की स्थापना डिट्रिच ब्रैंडिस के सहयोग से 1864 ईस्वी में किया गया था। भारतीय वन नीति 1952 में कुल भूमि का क्षेत्रफल का 1/3 तक वन आवरण बढ़ाने का प्रावधान शामिल था, यानी 33% था कुल भूमि का 33%। वहीं भारत में वन नीति, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बॉक्साइट अयस्क के एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। एल्युमिनियम श्वेत रंग का एक धातु है। एल्युमिनियम कैसा है? श्वेत रंग का होता है। एल्युमिनियम का उपयोग परिवहन, वाहनों, टिकाऊ उपभोक्ताओं वस्तु, पैकेजिंग, विद्युत मशीनी उपकरण इत्यादि के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम उत्पादन करने वाले विश्व में 5 शीर्ष देश है। उत्पादन करने वाले विश्व में 5 देशों का नाम एल्युमिनियम में पहला है चीन, दूसरा रूस है, तीसरा भारत है। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत तीसरा स्थान में है। भारत के बाद कनाडा है, चौथा स्थान में, 5वां UAE है। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2018 के अनुसार 2017 में गैलेना सीसा का अयस्क है। वहीं गैलेना सबसे प्रचुर मात्रा में व्यापक रूप से वितरित सल्फाइड खनिजों में एक है। क्यूपराइट Cu2O तांबे का अयस्क है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये चीन में है गोबी मरुस्थल। ये मंगोलिया में भी फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन के बीच में है। इधर मंगोलिया है और इधर चीन है, ठीक है। गोबी मरुस्थल चीन में है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में फैला है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो है 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। इनमें गोबी, ग्रेट बेसिन, पैटागोनिया, ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो है कौन कौन से हैं? तो गोबी है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, ग्रेट बेसिन है, पैटागोनिया है, मोजावे है, टकला मकान, फिर काराकोरम है, सोनोरन है, ये आदि मरुस्थल है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है जो कि 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में ये सब मरुस्थल पाए जाते हैं। मेजाबे, टकला मकान, काराकोरम, सोनोरन, ठीक है, ये बहुत ही फेमस मरुस्थल है। सोनोरन, टकला मकान, पैटागोनिया, मोजावे, ग्रेट बेसिन, गोबी। वहीं अफ्रीका में सहारा मरुस्थल पाया जाता है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया, सिम्सन, गिम्सन, स्ट्रेलेकी मरुस्थल जो है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये सब ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। वहीं 70 नंबर क्वेश्चन है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पेरिस से होकर बहती है सीन नदी।
बात करें सीन नदी की तो पेरिस नगर से होकर बहती है। सीन नदी 780 किलोमीटर बरगंडी उच्च भूमि से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई इंग्लिश चैनल में गिरती है। तो ये सीन नदी पेरिस जो है इसी नदी के किनारे है और बरगंडी उच्च भूमि से निकलकर सीन नदी बरगंडी उच्च भूमि से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ अगर फ्रांस है तो यहाँ से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और इंग्लिश चैनल में गिरती है। इंग्लिश चैनल कहाँ है तो फ्रांस और यूके के बीच में है। वहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो पूरे विश्व में सौंदर्य प्रसाधन के लिए प्रसिद्ध है। पेरिस फ्रांस का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। सीन नदी के मुहाने पर फ्रांस का ली हार्वे बंदरगाह स्थित है। तो सीन नदी के मुहाने पर ली हार्वे बंदरगाह है। टाइबर नदी के किनारे रोम स्थित है। रोम इटली में है। न्यूयॉर्क नगर हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क वहीं हडसन नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक कौन है। प्रमुख उत्पादक राज्य है कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक देश, तो ये भारत हो जाएगा। कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक में हो जाएगा भारत। ए नंबर ऑप्शन सही है। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक भारत है। वहीं विश्व का प्रमुख पटसन उत्पादक देश में भारत, बांग्लादेश, चीन। भारत के बाद बांग्लादेश आ जाएगा। बांग्लादेश के बाद तीसरा नंबर पे आ जाएगा चीन आ जाएगा। भारत पहला पे और थाईलैंड चौथा नंबर पे आ जाएगा पटसन उत्पादक में। भारत में प्रथम जूट मिल 1855 ईस्वी में रिसरा में खोला गया था। जूट मिल रिसरा में, ये ध्यान दीजिएगा। जूट मिल हमेशा पूछा जाता है। बांग्लादेश के मुख्य उद्योग जूट है, पटसन। जूट को ही पटसन कहा जाता है। कि कारखाने सूती वस्त्र, सिगरेट, सीमेंट, रासायनिक खाद आदि कारखाने शामिल हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। बांग्लादेश गुलाबी मोती व जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गुलाबी मोती और जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बांग्लादेश के विश्व के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित है। बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। वहीं भारत में अधिकांशतः श्वेत जूट का उत्पादन होता है, जिसके अंतर्गत देश का 75% जूट पटसन उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित है। 75%, ध्यान दीजिएगा। तो ये 75% होता है भारत में अधिकांश श्वेत जूट का उत्पादन होता है। तो ये 75% होता है भारत में श्वेत जूट का उत्पादन, जिसके अंतर्गत 75% उत्पादन क्षेत्र सम्मिलित है। जूट पटसन उत्पादन में भारत के 3 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत में पहला स्थान जूट में आएगा पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार आ जाएगा, हमारा बिहार आ जाएगा दूसरा स्थान में, और तीसरा में आ जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में लॉ एस्क उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यहाँ उपलब्ध नहीं है पूछ रहे हैं। ये हमारा बिहार हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वही बात करें भारतीय राज्यों में बिहार में लॉ एस्क उपलब्ध विकल्पों के अनुसार नहीं है। भारत में लॉ एस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आ जाएगा उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा। उत्तर पूर्वी मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र आ जाएगा मध्य भारत में। वहीं प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक, गोवा आ जाएगा लॉ एस्क में। वहीं अन्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश आ जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, लेकिन हमारा बिहार इनमें से कहीं नहीं है। भारत में लॉ एस्क के 2 प्रमुख प्रकार हैं। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट है। मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, झाबुआ, ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा, उज्जैन। तो मध्य प्रदेश में के कहाँ पाया जाता है। भारत में जो है 2 प्रमुख प्रकार के पाया जाता है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार के लॉ एस्क पाए जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए कितने जगह पाए जाते हैं। मंडला, बालाघाट, झाबुआ, ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा, उज्जैन और धार जिलों में लॉ एस्क के भंडार हैं। तो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा भंडार है। वहीं हेमेटाइट एस्क मध्य प्रदेश में जबलपुर, सरगुजा क्षेत्र में पाया जाता है। वही बात करें उड़ीसा में मैग्नेटाइट एवं हेमेटाइट दोनों प्रकार के लॉ एस्क पाए जाते हैं। तो मैग्नेटाइट जो है अच्छा क्वालिटी का होता है और हेमेटाइट जो है इसमें 60 से 70% ही पाया जाता है लॉ एस्क, और मैग्नेटाइट में 70 से अधिक पाया जाता है। वहीं उड़ीसा के संबलपुर जिला तथा गंजम जिले में मैग्नेटाइट और मयूरभंज के केवंझर, सुंदरगढ़ जिले में हेमेटाइट लॉ एस्क पाया जाता है। तो मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है। उड़ीसा, गंजम और संबलपुर में पाया जाता है। उड़ीसा के गंजम जिला और संबलपुर में पाया जाता है मैग्नेटाइट। ठीक है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का। वहीं मयूरभंज, उड़ीसा का मयूरभंज, केवंझर और सुंदरगढ़ जिले में हेमेटाइट लॉ एस्क पाया जाता है। बिहार में जमुई, मंजोस गाँव में लॉ एस्क की उपलब्धता का प्रमाण का सर्वे का 3रे चरण का कार्य GSI की टीम ने की है। हालांकि जमुई जिले में जो है मंजोस गाँव में क्या है सर्वे का कार्य, तो बिहार के जमुई में भी है, लेकिन सर्वे में अभी बताया, लेकिन है पूरी तरह से जो है इसमें पाया नहीं गया है। मंजोस गाँव लॉ एस्क बस। और यहाँ उपलब्धता जो है सर्वाधिक उपलब्धता इन सब राज्यों में है। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, उड़ीसा में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। दक्षिण गंगोत्री जो है भारत का एक अभियान है। ठीक है, स्टेशन वहाँ स्थापित किया है। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाएगा, स्थित किया है भारत के द्वारा। तो भारत का दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में है। तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। गोंडवाना लैंड के विखंडन से निर्मित अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से टूट के बना है। अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप, इसे निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप कहें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी जीव जंतु नहीं पाया जाता है। एक पक्षी पाया जाता है छोटा सा बस। और एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी, यहाँ पर एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पाया जाता है। एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी है और वहाँ का सबसे ऊंची चोटी क्या है, विल्सन मैसिफ है। अंटार्कटिका महाद्वीप वैज्ञानिक खोजों के लिए प्रसिद्ध है और अनेक देशों ने यहाँ अपनी शोधशालाएं स्थापित किया था। इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की भी उपमा दी जाती है।
भारत की ओर से है शोधशालाएं स्थापित की गई है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, एस.जेड कासिम के नेतृत्व में भारत का प्रथम वैज्ञानिक दल इस महाद्वीप पर 1981 से 82 में गया था। तो एस.जेड कासिम के नेतृत्व में, ये ध्यान दीजिएगा, एस.जेड कासिम के नेतृत्व में भारत का प्रथम वैज्ञानिक दल गए थे 81-82 में, 1981। इस अभियान के बाद दक्षिण गंगोत्री 1983-84 में और मैत्री, तो इसी अभियान के बाद एक साल बाद 82 के बाद 83-84 में दक्षिण गंगोत्री वहाँ स्थापित किया गया और मैत्री 1989 में किया गया। ये 83-84 में किया गया और मैत्री 1989 में भारतीय जो है 2012 ईस्वी में सबसे न्यू शोध केंद्र स्थापित किया गया भारत के द्वारा। वहीं भारत ने अपना अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थापित किया है। भारत में आर्कटिक क्षेत्र 2008 में हिमाद्री शोध केंद्र स्थापित किया है। तो आर्कटिक क्षेत्र में जो है 2008 में हिमाद्री शोध केंद्र स्थापित किए 2008 में। वही बात करें चौथा नंबर की, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये अमेजन नदी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, विश्व की पूछेगा तो ये नील नदी हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी का उद्गम एंडीज पर्वत पेरू से होता है एवं इसका मुहाना अटलांटिक महासागर है। अमेजन नदी के मुहाने को विषुवत रेखा काटती है। तो अमेजन नदी के मुहाने को कौन काटती है? तो विषुवत, ऐसे अगर जाती है तो विषुवत रेखा इसके मुहाने को काटती है। अमेजन नदी अफवाह क्षेत्र वो जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो आयतन की दृष्टि से विश्व की बड़ी दूसरी सबसे लंबी नदी है आयतन की दृष्टि से। वहीं अमेजन नदी का बेसिन जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न है। जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न है अमेजन नदी बेसिन। यहाँ पाए जाने वाले विषुवत रेखीय वनों को सेलवास कहा जाता है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में सूडान एवं मिस्र देश में है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील या देन भी कहा जाता है, नील नदी की देन। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी उत्तर अमेरिका में महाद्वीप में है स्थित। मिसिसिपी कहाँ है? तो उत्तर अमेरिका में है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। वहीं बात करें भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य है, 75 नंबर का हो जाएगा। अधिकतम गेहूँ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे खाद्यान्न उत्पादन उत्तर राज्य द्वारा किया जाता है। भारत सर्वाधिक गन्ना आलू का उत्पादन गन्ना उत्तर प्रदेश में, गन्ना आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। पंजाब में सर्वाधिक गेहूं की उत्पादकता होता है, लेकिन यहाँ यूज बहुत कम होता है। भारत में केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होता है। केसर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। वहीं छोटी इलायची का उत्पादन केरल में होता है और रबड़ का उत्पादन, कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन हमारे महाराष्ट्र में होता है। 76 नंबर का है, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 में निहित है। तो पृथ्वी सम्मेलन इसमें क्या क्या निहित है? पर्यावरण संरक्षण है, विश्व शांति, विश्व सतत विकास है। तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पृथ्वी सम्मेलन का एजेंडा 21 में उपयुक्त में एक से अधिक निहित है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक महत्वपूर्ण नगर है। रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी जलवायु शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। इस पृथ्वी जलवायु शिखर सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, यहाँ देखिए 21 एजेंडा में कौन कौन से शामिल है? तो पर्यावरण संरक्षण है, वैश्विक सतत विकास, जलवायु परिवर्तन संरक्षण है, जैव विविधता है और वैश्विक अति महत्वपूर्ण विश्व पर विचार किया गया था। ठीक है, तो ये सब हो गया। द्वितीय विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। द्वितीय पृथ्वी जलवायु शिखर सम्मेलन 2002 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आयोजित हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 में हुआ था और 89 ओजोन परत से संबंधित है जो 89 में लागू हुई थी। तो ये ध्यान देना, 89 में लागू हुई थी। पेरिस सम्मेलन 2015 में बहुत ही महत्वपूर्ण था जलवायु परिवर्तन में। पेरिस सम्मेलन 2015 में, जिसमें चरणबद्ध तरीके से CO2 गैस उत्सर्जन में कटौती और समापन पर सदस्य राष्ट्रों ने सहमति व्यक्त की थी। ऑप्शन में सिर्फ ये विश्व शांति नहीं होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा, वैश्विक सतत विकास हो जाएगा, एजेंडा 21 में शामिल। 77 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा चीन हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व में कोयला उत्पादक देश में जो है चीन है सबसे अधिक। विश्व में सर्वाधिक लौह इस्पात, सूती वस्त्र, चावल, रेशम वस्त्र, सीमेंट का उद्योग चीन ही करता है। सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन। तो लौह इस्पात, सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र, चावल और सीमेंट उत्पादन भी चीन करता है। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादन भारत करता है। सर्वाधिक चांदी का उत्पादन मैक्सिको करता है। सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान करता है। विश्व का सर्वाधिक उत्पादन गन्ना का उत्पादन जो है ब्राजील होता है, ब्राजील किया जाता है, ब्राजील के द्वारा। वहीं बात करें सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन थाईलैंड से होता है। सर्वाधिक सोना का उत्पादन चीन से होता है। चीन क्या हो गया? चीन सोना में हो गया और सोना में हो गया, फिर चावल हो गया, गन्ना हो गया, गन्ना तो ब्राजील करता है। विश्व में सर्वाधिक सोना का संरक्षित भंडार कहाँ है? तो USA में। संरक्षित भंडार ज़्यादा पूछेंगे तो USA में है। चीन में चावल, रेशम वस्त्र, सूती वस्त्र, लौह इस्पात और सीमेंट उद्योग और सोना, ये चीन 1 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो बम्बई, हाई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, नौगांव गुजरात। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आंसर देखिए क्या होगा, और व्याख्या में आते हैं, विस्तार से व्याख्या के बारे में जानते हैं। ये डिगवोई लग रहा है, जो कि इसमें से ऑप्शन में कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार से संबंधित उपयुक्त में कोई विकल्प नहीं है। ई नंबर ऑप्शन है। भारत में सर्वप्रथम तेल की खुदाई 1866 ईस्वी के आसपास असम में हुआ था। 1866 में असम में। विश्व में सर्वप्रथम तेल की खुदाई USA में 1859 में हुआ था, यानी कि भारत से पहले ही हो गया था, 7 साल पहले 1859 में, यहाँ 1866 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधक कारखाना डिगवोई असम में स्थापित किया गया। तो ये है डिगवोई असम।
ठीक है। असम में किया गया था 1866 में। डीओई तेल शोधक कारखाना एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है। डीओई तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया। बम्बे हाई से तेल उत्पादन 1974 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। बम्बे हाई से। बम्बे हाई तेल उत्पादन में सागर जहाज सहयोग देती है। तो बम्बे हाई तेल उत्पादन में सागर जहाज सहयोग देती है। बम्बे हाई तेल उत्पादन में जापान का सहयोग प्राप्त है। डीओई तेल शोधक कारखाना का स्थापना 1901 में हुआ। खोजा गया था कब? 1866 में, ये ध्यान देना है। और बम्बे हाई जो है तेल उत्पादन 1974 में प्रारंभ हुआ था। 1974 में, यानी कि बहुत साल बाद, लगभग 100 साल से भी बेसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, देश है? तो इनमें से कोई नहीं होगा, ना भारत होगा, ना फ्रांस होगा, ना यूएसए होगा। तो ई नंबर ऑप्शन इसमें सही है। आइए जानते हैं एल्युमिनियम उत्पादक देश के बारे में। तो ऑप्शन में दिया गया है ई नंबर ऑप्शन सही है। उपयुक्त में कोई भी देश एल्युमिनियम विश्व में एल्युमिनियम उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं है। और यहाँ दिया गया है चीन विश्व में सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है। देखिए, चावल में चीन आगे है। चावल हो गया, सीमेंट हो गया, सोना हो गया, ठीक है, तो ये, और एल्युमिनियम भी हो गया। इसके अलावा और था 2 देश, 2 चीज़ था, और लो इस्पात था, सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र, 2-3 चीज़ और हो गया ऐड। तो और एल्युमिनियम, सोना, ये चीन है पहला स्थान। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइट। और बॉक्साइट नाम फ्रांस में सर्वप्रथम प्राप्त स्थान से संबंधित है। एल्युमिनियम पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाई जाती है। पृथ्वी की पपड़ी में जो है सबसे अधिक पाया जाता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के प्रमुख उत्पादक देशों में चीन के अतिरिक्त भारत, रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल है। एल्युमिनियम का फाइल, शीट, प्लेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव निर्माण आदि क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 80 नंबर क्वेश्चन है। ज्योग्राफी का लास्ट नंबर है। 40 क्वेश्चन हो गया ज्योग्राफी का, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया मरुस्थल का नामकरण ब्रिटेन की महारानी के से संबंधित है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिम्सन गिब्सन आदि मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। न्यूवियन मरुस्थल सूडान में है। तो ये ध्यान देना है, सूडान में है न्यूवियन मरुस्थल, और उत्तर पूर्व स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। घनी आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल में आदमी भी रहता है। ठीक है, मानव भी इसमें रहता है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। तो दक्षिण अमेरिका में है अटाकामा मरुस्थल स्थित है। चिली और चिली में है, अर्जेंटीना और चिली के बीच में है अटाकामा। यह मरुस्थल खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अटाकामा मरुस्थल खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तांबा, नाइट्रेट, बोरॉन आदि। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। तो एशिया का सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो मंगोलिया और चीन के बीच में गोबी मरुस्थल है, वही होगा एशिया का सबसे बड़ा। तो ये रहा 40 नंबर का फुल एनालिसिस हुआ, पूरा व्याख्या। तो धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।